आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में धमाका हुआ, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। धमाका किसने किया, क्या इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं और पीएम मोदी क्या करने वाले हैं। तो दिल्ली में धमाका और पीएम मोदी छोड़ेंगे नहीं। ये क्यों कह रहा हूं, पहले जरा धमाके की वो तस्वीरें देखिए। बीती रात दहशत का मंजर था। ये लाल किले के सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त धमाका हुआ। सोचिए उस मंजर को, धमाके के बाद डर, दहशत और खौफ था और चारों तरफ आग पसरी हुई थी। धमाके के बाद कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई थी। एक गाड़ी के अंदर बम था और कैंसर बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। हटो भैया, बम ब्लास्ट हुआ है। और इन धमाकों में 12 लोगों की मौत हुई है। उनके परिवार में मातम पसरा है, रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें हृदय विदारक हैं, दिल को झकझोर देने वाली हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कल हुए धमाके में अपनों को खो दिया है। और इस धमाके के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी बैठकें की हैं और बड़े एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की भाषा, उनकी आवाज, उनके बोलने के तरीके में ही उनका जवाब है कि क्या कुछ बड़ा होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से दिल्ली धमाके के दोषियों को कड़ी चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने कहा, मैं देश के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि जांच एजेंसियां इस धमाके की साजिश और इसकी वजह में तह तक जाएंगी और जो जिम्मेदार है उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सभी दोषियों को बहुत जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। दिल्ली धमाके के बाद मोदी का ऐलान बहुत बड़े एक्शन का संकेत है। पहलगाम हमले के बाद भी आपको याद होगा, बिहार से मोदी ने ऐसी चेतावनी दी थी। इसके बाद दुनिया ने पाक में आतंकी ठिकानों को तबाह होते देखा है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 100 से ज्यादा आतंकी और उनके कैंप खत्म किए। ऑपरेशन सिंदूर में पाक के कई रक्षा ठिकानों को भी तहस नहस कर दिया। तबाही से बचने के लिए पाक गिड़गिड़ाया और हमले रोकने की मांग की। तो मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है। बहुत दिन से न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि सारे आर्मी चीफ्स ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। भारतीय सेना का बड़ा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, रोका है सिर्फ। पाकिस्तान या उसके पाले पोसे आतंकियों ने अगर फिर हिमाकत की तो ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान पर कहर फिर शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ वो लगातार बैठक कर रहे हैं। गृह मंत्री ने एजेंसियों को कड़ी जांच और एक्शन के निर्देश दिए। कहा, इस कृत्य में शामिल हर गुनाहगार को अंजाम भुगतना होगा। रक्षा मंत्री ने कहा,
धमाके को लेकर वार्निंग दी है। कहा साजिश रचने वालों को किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हमारी एजेंसियां घटना की तेजी और गहराई से जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियां हर एंगल से दिल्ली धमाके की जांच में जुटी हुई हैं और समय आने पर पूरे मामले की जांच सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। यानी यह पाकिस्तान के लिए भी सीधी चेतावनी है कि तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का पाकिस्तान इंतजार कर रहा है, सुनिए। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. और इस धमाके के बाद देखिए जरा बॉर्डर पर क्या हो रहा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर जैसलमेर में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और उस ऑपरेशन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इससे पाकिस्तान दहशत में है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ऑपरेशन त्रिशूल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जहां फाइटर भी नजर आ रहे हैं, टैंक भी नजर आ रहे हैं और सेना बड़ा अभ्यास कर रही है, जिसने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है कि दिल्ली में धमाके के बाद देखिए पाकिस्तान में आलम क्या है। पाकिस्तान में इस वक्त खौफ है और दहशत है। असीम मुनीर हो या शहबाज शरीफ, कल शाम ब्लास्ट के बाद से ही पाकिस्तान में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। मुनीर ने आनन फानन में तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की है और तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए। सभी एयरबेस और सैन्य ठिकानों में रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा पाक ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। दावा है कि पाकिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। पाकिस्तान को डर है कि भारत फिर ड्रोन या लड़ाकू विमान से हमला न कर दे, इसलिए पाक की एजेंसियां और सेना बचने से के इंतजाम ढूंढ रही है कि बचेंगे कैसे। इस्लामाबाद से सैन्य ठिकानों को पल पल की रिपोर्ट देने की ऑर्डर है। खबर है कि देर रात शहबाज की मुनीर के साथ एक बड़ी बैठक हुई। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने एनएसए, डीजीआईएसआई से भी मीटिंग की है। खतरे की चेतावनी जारी कर अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। खबर यह भी है कि पाक ने राजस्थान सीमा पर हवाई पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, क्योंकि बाड़मेर बॉर्डर के उस पार पाक के विमान लगातार गश्त कर रहे हैं इस वक्त। आइए आपको सुनवाऊं। भारत में इस धमाके के बाद पाकिस्तान में मुनीर शहबाज का बीपी हाई है। भारत में जो धमाका हुआ दिल्ली में, उस धमाके के बाद अब जांच तेज हो गई है। एक गाड़ी में धमाका हुआ, आसपास 6 गाड़ियां उसके चपेट में आई थी। ये धमाके के बाद की स्थिति है कल देर रात की। लेकिन अब इसकी जांच के लिए देखिए देश की सारी बड़ी एजेंसियां लगा दी गई हैं। एनएसजी स्पेशल ग्रुप पहुंचा है, एनएसजी इसकी जांच कर रहा है। एनएसजी फॉरेंसिक जांच भी करता है अपने तरीके से। एनएसजी कमांडोज उस जगह पर पहुंचे जहां धमाका हुआ। उन्होंने साक्ष्य जुटाए, सबूत जुटाए एनएसजी ने, और धमाका किसने किया, कैसे किया, इस बात की जानकारी जुटा रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाकायदा फॉरेंसिक टीम पहुंची है। फॉरेंसिक टीम का काम है जो वहां सबूत मौजूद है उन्हें जुटाना। उनके हाथ में जो आप काले बैग देख रहे हैं, इसी में सबूत जुटाने के बाद वो रखते हैं, जिसमें स्टीयरिंग भी आपको नजर आ रही। जितने आसपास चीजें मिली हैं उन सबको उन्होंने हासिल किया है और जुटाया है।
the visuals also give us of the scene. तो न सिर्फ एनएसजी फॉरेंसिक टीम बल्कि दिल्ली पुलिस भी अपने स्तर पर एक्शन ले रही है। दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश एटीएस और हरियाणा पुलिस भी इस मामले में एक्टिव हो गई है। फिलहाल वहां हालात को संभालने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ सीआरपीएफ की तैनाती भी हुई है। एनआईए की एंट्री भी इस मामले में हो रही है। एनआईए भी इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब देखिए जरा देश की कौन कौन सी एजेंसियां जांच कर रही हैं। ये एनआईए आप देख रहे हैं। घटनास्थल पर एनआईए पहुंची। दिल्ली में हुए धमाके की जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंप दी गई है और एनआईए आतंकी मामलों की जांच करने वाली देश की सबसे बड़ी एजेंसी है। 2008 में 26/11 मुंबई अटैक के बाद इसका गठन किया गया और दिल्ली में स्पेशल सेल के साथ एनआईए धमाके से जुड़े सुराग ढूंढ रही है। एनआईए की एक टीम ने कल ही धमाके वाली जगह का भी दौरा किया है। एनएसजी लगाई गई है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स। एनएसजी धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक को लेकर जांच कर रही है। साथ ही धमाके के तरीके का विश्लेषण भी एनएसजी की टीम कर रही है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड देश का प्रमुख आतंकवाद रोधी बल है और एनएसजी का काम है आतंकी हमले और हाईजैक की स्थिति को संभालना। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसका गठन किया गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, खुफिया विभाग, आईबी दिल्ली में हुए धमाके को लेकर खुफिया जानकारी जुटा रही है। आतंकी मॉड्यूल में हुई गिरफ्तारी का धमाके से लिंक खोजा जा रहा है। आईबी भारत की एक प्रमुख आंतरिक खुफिया और सुरक्षा एजेंसी है। इसका काम भारत के भीतर देश विरोधी गतिविधियों को रोकना है। इसका गठन 1887 में हुआ। आजादी के बाद 1947 में नाम इसका आईबी रखा गया। एफएसएल, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फॉरेंसिक की टीम ने विस्फोटक के नमूने लिए, दूसरे सबूत जुटाए हैं और एफएसएल रिपोर्ट पुष्टि करने में मदद करेगी कि धमाका किस विस्फोटक से किया गया। एफएसएल का काम अपराध, आतंकी हमले या धमाके की जगह सबूत जुटाना होता है। भारत में पहली एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी 1952 बंगाल में स्थापित हुई थी। इसके बाद देखिए एक और बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस काम कर रही है। जांच के लिए दिल्ली पुलिस 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाल रही है। घटनास्थल पर इस्तेमाल मोबाइल की जानकारी भी पुलिस जुटा रही है और यह धमाका दिल्ली में हुआ है, इसलिए दिल्ली पुलिस जांच की एक मुख्य इकाई है। यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो देश की सारी बड़ी एजेंसियां इस वक्त जांच में जुटी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में यह धमाका हुआ। सबसे पहले सुनिए रेखा गुप्ता, दिल्ली की सीएम क्या कह रही हैं और दूसरे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये हादसा और सभी एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और पूरी तरीके से इसकी तह तक जाने का उनका काम चल रहा है। डॉक्टरों का एक जामा पहन के उन्होंने इतने बड़े 3 टन एक्सप्लोसिव्स इकट्ठे किए हैं। तो इससे ये जो है ये ख़तरनाक मॉड्यूल है और इसके जो तार इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ रहे हैं तो उससे ये पता लगेगा कि ये कहाँ कहाँ ऐसे बड़े बड़े शहरों में दहशतगर्दी फैलाना चाहते थे। जी अब आइए आपको दिखाने जा रहा हूं उस चेहरे को जिस तक एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। जो गाड़ी चला रहा था i20 जिसने धमाका किया, उसका नाम है उमर, डॉक्टर उमर। डॉक्टर उमर ने ही धमाका किया है। यही i20 गाड़ी चला रहा था। क्या ये गाड़ी में मौजूद था? क्या ये फिदाइन है? ये पेशे से डॉक्टर है, एमबीबीएस की पढ़ाई की है इसने, पुलवामा से इसका ताल्लुक है और उमर मोहम्मद i20 चला रहा था जिसमें धमाका हुआ। माना जा रहा है कि उमर की भी धमाके में मौत हो गई है। उमर के जो शव मिला है उससे उमर की मां के डीएनए लेकर सैंपल का मिलान किया जा रहा है कि गाड़ी उमर ही चला रहा था। दावा इसलिए किया जा रहा है, ये तस्वीर देखिए, ये लाल किले की जो पार्किंग है वहां इसने ये गाड़ी खड़ी की थी, उसकी आखिरी तस्वीर है। ये वही i20 है, 426 नंबर की गाड़ी। आगे आप देख रहे हैं उमर गाड़ी चला रहा है, हाथ निकाल रखा है, टोल की जो पर्ची है उसका पैसा दे रहा है। यहां पर इसने लगभग 2 से 2.5 घंटे ये पार्किंग में खड़ा रहा है। बताया जा रहा लगभग 3:19 से लेकर 6:28 तक इसी पार्किंग में गाड़ी में ही बैठा रहा है उमर। अब आइए आपको बताऊं ये गाड़ी
कैसे पहुंची लाल किले तक। लाल किले तक पहुंचने के लिए सबसे पहले देखिए दिल्ली में दाखिल हुई है। बदरपुर टोल बूथ से सुबह 8:13 पर दिल्ली में दाखिल होती है। उसके बाद यह ओखला इंडस्ट्रियल एरिया 8:20 पर पहुंचती है, जहां पेट्रोल पंप है, और पार्किंग एरिया में पहुंची। लाल किला परिसर में दोपहर 3:19 पर लाल किले के परिसर में थी। उसके बाद 3:19 से लेकर शाम 6:28 तक पार्किंग में रही और 6:28 पर पार्किंग से बाहर निकली है। और 6:28 के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाद शाम 6:52 पर ट्रैफिक सिग्नल पर धमाका हुआ है। तो यह धमाका ट्रैफिक सिग्नल पर करने वाला कौन था? उमर, क्योंकि यह गाड़ी उमर चला रहा था। देखिए उमर है कौन, उसके बारे में क्या जानकारी मिली। गाड़ी लाल किले के ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचती है, जो सामने आप देख रहे हैं चांदनी चौक का रास्ता है, और उसके सामने धमाका होता है। यह उमर जो गाड़ी चला रहा था। दिल्ली धमाके में जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो यही शख्स चला रहा था। इसका नाम डॉक्टर उमर है, पेशे से डॉक्टर है। जिस वक्त धमाका हुआ डॉक्टर उमर मोहम्मद कार में था। पुलिस के मुताबिक उमर ने फिदाइन यानी आत्मघाती हमला किया है। धमाके से पहले करीब 2.5 घंटे तक उसकी कार पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन डॉक्टर उमर एक पल के लिए भी कार से बाहर नहीं निकला। एजेंसियां पता कर रही हैं कि वो किसी निर्देश का इंतजार कर रहा था क्या। किसी ने उससे कहा कि पार्किंग में बैठे रहो, जब मैं कहूं तब बाहर निकलना, उसके बाद बाहर निकला है, तो वो शख्स कौन है? या फिर पार्किंग में से खास वक्त और मौके की तैयारी में था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला उमर पेशे से डॉक्टर है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है और अनंतनाग में डॉक्टर था। बाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने लगा। एजेंसियों के मुताबिक फरीदाबाद में आतंकी नेटवर्क से जुड़ा था। मतलब जहां 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक मिला उसमें शामिल था उमर भी। उसके आतंकी नेटवर्क के 2 डॉक्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया पहले। तो क्या इसलिए डॉक्टर डेथ ने तुरंत कार धमाके का प्लान बनाया? दिल्ली से हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक इस मामले की जांच और तेज हो गई है। उमर के शव की पहचान के लिए उसकी मां का डीएनए लिया गया है, जबकि उमर के पिता और करीबियों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस और एजेंसियां पता कर रही हैं एक डॉक्टर आतंकी आखिर कैसे बन गया। और सोचिए जहां यह धमाका हुआ वो जगह कितनी सेंसिटिव है, कितनी संवेदनशील है। देश की राजधानी दिल्ली में धमाका होना अच्छी बात नहीं है। धमाके वाली जगह से जामा मस्जिद सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी, कुछ 100 मीटर पर लाल किला है। धमाके वाली जगह से चांदनी चौक मार्केट 3-3.5 किलोमीटर दूर थी। जहां धमाका हुआ वहां से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन लगभग 3 किलोमीटर 300 मीटर पर था। ब्लास्ट की जगह से 5 किलोमीटर दूर इंडिया गेट है। और जहां धमाका हुआ वहां से देखिए जरा, वहां से प्रधानमंत्री ऑफिस 8.3 किलोमीटर दूर है ब्लास्ट की साइट से। राष्ट्रपति भवन भी ज्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर दूर है। यहां तक पहुंचा यह गाड़ी लेकर। पीएम आवास भी 11 किलोमीटर दूर है इस धमाके वाली साइट से। तो सारी बड़ी जगह बहुत नजदीक थी जहां ब्लास्ट किया गया। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो इस धमाके में शामिल था, जो मारा जा चुका है उमर, ऐसा दावा है। उनका परिवार क्या कह रहा है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप का वो इंसान था मुझे हैरत हो रही है। फरीदाबाद में नौकरी कर रहे थे पिछले 1.5 साल या 2 साल से, क्योंकि मेरा बेटा भी 2 साल का है। उससे पहले वो जीएमसी अनंतनाग में था। मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही नहीं। आमिर, हाँ? ये आपका बेटा है। अच्छा, ये कहते हैं कि ये मुलवस है जो दिल मंज को ब्लास्ट तथ मंज मुलवस वो भी पुलिस नहीं है। अच्छा, क्या ये दिल्ली या फरीदाबाद गया था? नहीं गए घर के, कहते हैं कि घर के बाहर। लेकिन क्या ये फोटो इनका नहीं है? नहीं, क्या ये फोटो इसका नहीं है? सर ये लोग मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं, किसी से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। हमें 4 साल, ये 1 साल में 2 बार आता है घर में छोटे। हाँ, पिछली बार ये आया था, उस टाइम हमारे पापा की सर्जरी थी, 4थी सर्जरी थी पापा की, तो अनमैरिड है। नहीं सर, ये सब एलिगेशन है। जिसने धमाका किया उमर से पहले 2 और आतंकी गिरफ्तार किए गए थे, और तीनों डॉक्टर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं उमर से पहले गिरफ्तारी हुई थी मुजम्मिल की, और जिसे एक तरफ देख रहे हैं वो अदील। ये तीनों पेशे से डॉक्टर और तीनों बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। उससे पहले जो बीच में जिसे आप देख रहे हैं डॉक्टर उमर ने
धमाका कर दिया। आपको बताऊं उससे पहले कैसे मुजम्मिल और अदील के घर से ये सब हथियार मिले थे। पुलिस ने सारे हथियार बरामद कर लिए थे। इसमें मैगजीन, राइफल, पिस्टल आपको नजर आ रही है। ये बड़े हथियार, कारतूस देख रहे हैं आप। ये सारे हथियार इन दो लोगों से मिले थे। दोनों पेशे से डॉक्टर ने, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, और दोनों डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर जिसने धमाका किया उससे ताल्लुक रखते हैं। यह अपने आप में बताता है कितने खतरनाक प्लानिंग का हिस्सा था। बताया गया ये जो दो डॉक्टर हैं ये बड़े बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे, टाइम बॉम्ब की प्लानिंग कर रहे थे। दावा किया जा रहा है क्या ये टाइम बॉम्ब बना रहे थे जो डॉक्टर थे, दो पकड़े गए। आतंकियों पर टाइम बॉम्ब बनाने का शक इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके पास से खतरनाक सामान बरामद हुआ जो टाइम बम बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आतंकियों के पास से पुलिस को 20 टाइमर मिले। इसके साथ ही कई बैटरी, रिमोट और तार भी जब्त किए गए। मेटल शीट और छोटे बड़े 12 सूटकेस भी जब्त हुए। यह सामान देखकर लगता है जैसे टाइम बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। आतंकियों से आईडी बनाने वाला विस्फोटक और हथियार मिला है। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी मानी जा रही है क्योंकि पुलिस ने करीब 30 क्विंटल विस्फोटक जब्त किया है। 30 क्विंटल। मुजम्मिल के 2 ठिकानों से कुल 2929 किलो विस्फोटक मिला है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह अमोनियम नाइट्रेट का दावा है। सफेद दानों वाला यह पदार्थ विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए। इसमें एक असॉल्ट राइफल है जो गोलियों की बौछार कर सकती है। असॉल्ट राइफल की 3 मैगजीन और 83 कारतूस मिले हैं। इसके साथ ही एक पिस्टल और उसके 8 राउंड कारतूस मिले। 2 एडिशनल मैगजीन, 2 काली कारतूस भी बरामद हुए। यह सारा सामान बमुश्किल 15 दिन पहले राजधानी दिल्ली से करीब फरीदाबाद लाया गया था। महिला सहकर्मी की हरियाणा नंबर वाली कार भी एक जब्त की गई है। और उसके बाद यह बता रहा है ये सारे जो डॉक्टर्स हैं ये मिलकर कितनी बड़ी साजिश कर रहे थे। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। It is something that a matter of tremendous relief, but यह कुछ छूकर निकल जाने जैसा था। यह एक चेतावनी थी कि दुश्मन दरवाजे के अंदर है। अगर वे 3 क्विंटल विस्फोटक सामग्री की तस्करी कर सकते थे तो कल्पना कीजिए कि इसका कितना विनाशकारी असर होता और 300 किलो विस्फोटकों की विनाशकारी शक्ति कितनी होती। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन के प्रशिक्षित आतंकवादी हैं। ये ISI और पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये रुका नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को एक मौका दिया है और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई आतंकवादी हमला या ऐसा कोई दुस्साहस हुआ तो इसे युद्ध कार्रवाई माना जाएगा। पाकिस्तान ISI एंड पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। अब सोचिए जरा, कल ये खबर मिली कि लगभग 2900 किलो, मानिए 3000 किलो विस्फोटक मिला है इनके पास से। इन डॉक्टर्स के पास से 3000 किलो विस्फोटक। बाकायदा कई बड़ी बड़ी टीम पहुंची थी एजेंसियों की जिन्होंने ये विस्फोटक बरामद किया है। अब देखिए 3000 किलो विस्फोटक दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर फरीदाबाद में। इसका मतलब समझते हैं आप? 3000 किलो विस्फोटक का मतलब है बड़ी तबाही। अमोनियम नाइट्रेट को RDX के विकल्प की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उद्योग और खेती में इस्तेमाल होने से यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। खेती में उर्वरक के रूप में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं उद्योग में इसका इस्तेमाल खनन, निर्माण, खुदाई के काम में होता है। इसके अलावा आतिशबाजी और कीटनाशक में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। देश में अमोनियम नाइट्रेट का व्यापार इफ्को और NFL जैसे करते संगठन। अमोनिया नाइट्रेट खुद विस्फोटक नहीं लेकिन धमाके में मदद करता है। डीजल या किसी दूसरे फ्यूल के साथ मिलकर यह बम में बदल जाता है और इसी वजह से आतंकवादी इसका इस्तेमाल आईडी बम बनाने में करते हैं। इसमें विस्फोटक के लिए ऑटोमेटिक या मैनुअल डेटोनेटर इसमें लगाया जाता है। डेटोनेटर सक्रिय करती है, अमोनियम नाइट्रेट तेजी से ऑक्सीजन छोड़ता है जिससे फ्यूल ऑयल में आग पकड़ लेता है और इससे तेज धमाका हो जाता है। यह रिएक्शन बहुत तेजी से होता है और बहुत दबाव और गर्मी पैदा करता है। अमोनियम नाइट्रेट इतना ताकतवर है, सोचिए कि आसपास की चीजों को उड़ा देता है। 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट से
2 से 3 किलोमीटर तक की तबाही मच सकती है, जबकि 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 1000 से ज्यादा बम बनाए जा सकते हैं और इन बम से कई शहरों में बड़ी तबाही लाई जा सकती है। दिल्ली में आपको याद होगा 2008 और 2011 में विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। 2020 में लेबनान की राजधानी बेरूत में भी इससे बड़ी तबाही मचाई थी। 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने से 200 लोगों की मौत हुई। अब दिल्ली में हुए धमाके में फिर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल की आशंका है कि क्या वो अमोनियम नाइट्रेट इसका हिस्सा था? जहां ये 3000 किलो विस्फोटक लगभग छिपा कर रखा गया था, वहां हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर पहुंचे। देखिए, इन्होंने बाकायदा साजिश के तहत ऐसी वीरान जगह, ऐसे गांव में विस्फोटक छिपाया था जहां किसी का अंदाजा और नजर भी ना जाए। सुनिए। ट्रक्स में लेकर यहां से गई है। आप देख सकते हैं कि घर के आसपास खेत हैं और बीचों बीच घर है, खेतों के बीचों बीच घर है जहां पर इस विस्फोटक को रखा गया था। तो अभी पुलिस जांच कर रही है कि आखिर विस्फोटक यहां पर कैसे पहुंचा और जो आतंकी हैं उनके निशाने पर क्या था, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक यहां पर कैसे लाया गया। देखिए, चारों तरफ खेत है, चारों तरफ खेत दिखाई देंगे और बीच में एक घर है जहां पर यह विस्फोटक रखा गया था। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें 3 डॉक्टर थे, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, लेकिन अब तीसरी डॉक्टर की एंट्री हो रही है, डॉक्टर शाहीन। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह जो तस्वीर है ये डॉक्टर शाहीन की है। ये चारों पेशे से डॉक्टर हैं और चारों आतंकी साजिश में शामिल थे। डॉक्टर शाहीन की एंट्री हो रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कैसे ये तीनों एक अस्पताल से जुड़े थे। यह है अल फलाह हॉस्पिटल, फरीदाबाद में 70 गज में बना हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज भी है, रिसर्च सेंटर भी है। ये दोनों आदिल, उमर एक साथ इस अस्पताल से ताल्लुक रखते हैं। अब देखिए, इसी अस्पताल में रेड हुई है अल फलाह में और जांच एजेंसियां जानने की कोशिश कर रही हैं ये आतंकी डॉक्टर यहां क्या दूसरे लोगों का भी ब्रेन वॉश कर रहे थे, कुछ और लिंक्स उनके मिल सकते हैं क्या, इसलिए एजेंसियां इस अस्पताल पहुंची आज। और आइए मैं आपको मिलवाऊं आतंक की डॉक्टर ब्रिगेड से। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि डॉक्टर पढ़ लिखकर एमबीबीएस, एमडी, एमएस करने के बाद आतंकी भी बन सकते हैं। देश के में आतंक के 2 बड़े मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। यह है पुलवामा मॉड्यूल और फरीदाबाद मॉड्यूल। गुजरात एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया है आतंकी मॉड्यूल में अब तक 6 से 7 डॉक्टर के नाम आए हैं, जिसमें से एक डॉक्टर उमर मोहम्मद भी है जो पहले फरार था, बाद में वो दिल्ली में ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बन गया। ये है, आप देख रहे हैं पहली तस्वीर, ये है डॉक्टर आदिल अहमद। डॉक्टर आदिल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला, अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर था ये, और 2024 में आदिल वहां से इस्तीफा देकर उत्तर प्रदेश आ गया, फिर सहारनपुर के एक अस्पताल में नौकरी करने लगा और यहां नौकरी की, सहारनपुर के अस्पताल में यह नौकरी कर रहा था। इसे मूव कीजिए आगे। और नौकरी के साथ साथ आदिल के अलावा कुछ और लोग भी, यहीं की महिला डॉक्टर से 4 अक्टूबर को निकाह कर लिया था आदिल ने, फिर छुट्टी लेकर जैश का काम करने जम्मू कश्मीर चला गया। श्रीनगर में कई जगह जैश ए मोहम्मद के इसने पोस्टर लगाए। सीसीटीवी देखकर पुलिस घर पहुंची तो सहारनपुर का पता चला। जब जम्मू कश्मीर पुलिस आदिल को पकड़ने सहारनपुर आई तब आदिल हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन हनीमून पर जाने से पहले ही पुलिस ने इसे धर दबोचा है। सहारनपुर से अरेस्ट कर इसे कश्मीर ले जाकर पूछताछ हो रही है। अगला नाम है डॉक्टर मुजम्मिल का। डॉक्टर मुजम्मिल जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है, लेकिन वो अभी हरियाणा के फरीदाबाद में रहता था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता और यहीं रहता था, लेकिन उसने 2 गांव में किराए पर कमरे ले रखे थे। दावा है दोनों घर विस्फोटक रखने के लिए किराए पर लिए गए। धौज गांव में 3 महीने पहले किराए पर कमरा लिया था। जिस घर में कमरा किराए पर लिया वो एक इमाम का है और धौज गांव के इस घर से पुलिस को 360 किलो विस्फोटक मिला, जबकि 4 किलोमीटर दूर तगा गांव से 2563 किलो विस्फोटक मिला है। पुलिस ने मकान मालिक इमाम को भी हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर शाहीन शहीद, इसी गिरोह में गिरफ्तार महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद है। पुलिस ने लखनऊ से शाहीन को गिरफ्तार कर लिया है। शाहीन पर आतंकी संगठनों से जुड़े होने के आरोप हैं। जैश और अंसार
गजवा उल हिंद से तार जुड़े हैं, गजवतुल हिंद से, इसलिए पुलिस डॉक्टर शाहीन से भी पूछताछ कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और महिला डॉक्टर को उठाया है जो कि डॉक्टर मुजम्मिल की जान पहचान वाली बताई जा रही है। फिलहाल नाम उजागर नहीं किया है, लेकिन पुलिस पूछताछ कर रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, पूर्व डीजीपी, सुनिए। एक दिन की साजिश नहीं है, मुझे लगता लंबी काफी महीनों की साजिश है। जिस तरह से इस मॉड्यूल को लाया गया और इसको किस तरह से डॉक्टरों को भेजा गया और उनको इस्तेमाल किया गया, एमबीबीएस और इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स अगर रेडिकलाइज होंगे तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। अभी ज्यादा काम इस फ्रंट पे भारत में और जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। जी, आपने सुना डीजीपी क्या कह रहे हैं, लेकिन इसका एक और कनेक्शन है। तस्वीर में आपको दिखाऊं क्या कनेक्शन है इनका आपस में। सबसे पहले देखिए जरा, मसूद अजहर देख रहे हैं। अब मसूद अजहर से कनेक्शन क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं इन आतंकियों का। मसूद अजहर जैश सरगना है, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है और ऑपरेशन सिंदूर में आधा परिवार मसूद का खत्म हो गया। बदले के लिए नए सिरे से आतंकी नेटवर्क बनाया। मसूद ने क्या किया, अपनी बहन को आगे बढ़ाया। मसूद अजहर की बहन इसका नेटवर्क बढ़ा रही है। जैश की महिला विंग जमातुल मोमिनात की हेड है उसकी बहन, भारत में अपना नेटवर्क फैलाने में लगी है। सादिया का पति कंधार हाईजैक में शामिल था और भारत में जैश की महिला विंग की हेड बनाया इसको। सादिया का पति मारा गया, अटैक जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर की बहन का पति, इसलिए उसकी बहन भारत में महिला ब्रिगेड तैयार कर रही थी और डॉक्टर शाहीन शहीद को उस महिला ब्रिगेड का हेड बनाया। देश में जैश आतंकी तैयार करने का काम दिया गया शाहीन सईद को। कानपुर के बाद फरीदाबाद में डॉक्टर थी शाहीन सईद। अब शाहीन सईद का ताल्लुक किसके से है? कश्मीर का डॉक्टर जैश और शाहीन से जुड़ा था डॉक्टर मुजम्मिल। शाहीन उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसकी कार से घूमता था मुजम्मिल। हरियाणा में उसके ठिकाने से हजारों किलो विस्फोटक मिला है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिट में पढ़ाता था मोहम्मद शकील। अगला नाम देखिए, मोहम्मद आदिल। ये सब डॉक्टर एक दूसरे से जुड़े हैं। आदिल जो है मुजम्मिल से जुड़ा है। अनंतनाग के डॉक्टर के लॉकर से AK-47 मिली है और श्रीनगर में जैश के पोस्टर लगाने में यह वांटेड था। संदिग्ध टेलीग्राम चैनल से डॉक्टर उमर से जुड़ा है। उमर देखिए आदिल से जुड़ा है। उमर आदिल को बहुत अच्छे से जानता रहा है और आदिल की तरह वो भी टेरर नेटवर्क से जुड़ा था। 2 करीबी डॉक्टर गिरफ्तार हुए तो ये फरार हो गया। अब जरा लिंक देखिए उधर से, मसूद अजहर आप देख रहे हैं। मसूद अजहर का ताल्लुक उसकी बहन सादिया से। सादिया को महिला ब्रिगेड बनाने का काम दिया तो सादिया ने भारत में महिला ब्रिगेड का चीफ किसे बनाया? डॉक्टर शाहीन सईद को। डॉक्टर शाहीन सईद का बॉयफ्रेंड डॉक्टर मुजम्मिल शकील। मुजम्मिल शकील शाहीन की कार चला रहा था और शाहीन की गाड़ी से AK-47 मिली है। जो मुजम्मिल शकील है ये साथ में दोनों डॉक्टर भी रहे, डॉक्टर आदिल और उमर जिसने धमाका किया है, ये एक साथ दोनों गाड़ी में दिखाई दिए हैं और आदिल के घर के पास उमर की गाड़ी भी दिखाई दी है। ये इनका आपस में ताल्लुक है जो बताता है कैसे ये जैश के साथ जुड़ा हुआ रहा है। आइए आपको दिखाऊं कि मसूद अजहर कैसे इससे जुड़ा रहा है, मसूद अजहर का क्या ताल्लुक इसके साथ रहा है, यह मैं आपको बता रहा हूं। आइए मैं आपको बताऊं, अगला जो ग्राफिक्स है ये मैं आपको बताऊं। तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है मसूद अजहर की बहन और ये तस्वीर आप देख रहे हैं शाहीन की। अब मैं आपको दिखाऊं, शाहीन के घर पहुंची है पुलिस। लखनऊ में शाहीन का घर बताया गया। अब देखिए मसूद अजहर की एंट्री कैसे होती है। मैंने आपको बताया उसकी बहन ने डॉक्टर शाहीन को फंसाया। डॉक्टर शाहीन पाक में मसूद की बहन सादिया अजहर के संपर्क में थी। सादिया ने उसे भारत में जैश की महिला विंग का चीफ बनाया था। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग का नाम जमातुल मोमिनात है। मसूद अजहर ने पिछले महीने अक्टूबर में महिला विंग का गठन किया। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी उन सम्मेलनों की, और इस संगठन का प्रमुख अपनी बहन सादिया अजहर को बनाया।
इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को भारत के खिलाफ फिदाइन बनाना। पाकिस्तान के बहावलपुर में महिला विंग के ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई और भारत में महिलाओं की भर्ती का जिम्मा डॉक्टर शाहीन को सौंपा गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान में होने से इसका काम आसान हो गया। इसी यूनिवर्सिटी में उसने डॉक्टर मुजम्मिल को भी काम में शामिल किया। डॉक्टर शाहीन लखनऊ की रहने वाली हैं, 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। साल 2000 में उसने इलाहाबाद से मेडिकल की पढ़ाई में MBBS किया। लोक सेवा आयोग में चैन से मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन गई, लेकिन 2013 में बिना कुछ बताए ही वो यूनिवर्सिटी से लापता हो गई और फिर उसने महाराष्ट्र के रहने वाले जफर हयात के साथ शादी की। हालांकि इसके बाद साल 2015 में ही जफर हयात से तलाक हो गया। पिछले काफी समय से शाहीन फरीदाबाद में थी, डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में थी। शाहीन की कार से पुलिस को असॉल्ट राइफल, गोलियां और मैगजीन मिली थी। फिलहाल डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आइए आपको सुनवाता हूं शाहीन के पिता क्या कह रहे हैं जहां रेड की है पुलिस ने, सुनिए। शाहीन ने इलाहाबाद से MBBS भी किया है, MD भी इलाहाबाद से मेडिकल कॉलेज, दोनों मेडिकल कॉलेज से किया है। 1.5 साल से आपकी कोई बात नहीं हुई दोनों से? नहीं, मुलाकात आप पूछ रहे हैं ये बात आपसे बात अभी 1 महीने पहले तक मुझसे बात हुई उनकी, 1 महीने शाहीन से। डॉक्टर मुजम्मिल का आपने नाम? नहीं, हमने कभी ना उनके मुंह से सुना है, ना हम मुजम्मिल को जानते हैं। तो ये 3 डॉक्टर, मेल 3 डॉक्टर और एक महिला डॉक्टर मिलकर ये साजिश रच रही थी जो बेनकाब हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका ताल्लुक मसूद अजहर जैश से है। दूसरी तरफ देखिए जरा, आईसिस के 3 आतंकी पकड़े गए जो ऐसा जहर बना रहे थे जिसके बारे में सोचा नहीं होगा। इसमें भी डॉक्टर शामिल है। ये 3 देख रहे हैं, आजाद सुलेमान शेख, मोहम्मद सहूल खान और मोयुद्दीन सैयद। मोयुद्दीन सैयद जो है ये पेशे से डॉक्टर है और दावा है ये ऐसा जहर बना रहा था जो साइनाइड से ज्यादा खतरनाक है। ये सारे डॉक्टर मिलकर देखिए किस तरह से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। डॉक्टर जैसा पेशा जिस पर लोगों को यकीन और भरोसा होता है उसे भी छल रहे थे। ये क्या कर रहे थे देखिए जरा। डॉक्टर मोयुद्दीन को पुलिस ने पकड़ लिया है। हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाने की आतंकी साजिश हो रही थी क्योंकि ये आतंकी साइनाइड से भी खतरनाक जहर बना रहे थे। जांच में सामने आया कि ये राइसिन बनाने की फिराक में थे। राइसिन एक तरह का बहुत जहरीला केमिकल होता है जिसे कम मात्रा में इस्तेमाल कर कई लोगों को मारा जा सकता है। इसे बनाने का सामान भी आतंकियों के पास से मिला। गुजरात ATS ने आईसिस के जिन 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया उनसे 4 लीटर अरंडी का तेल मिला है जिससे राइसिन बनता है। जांच में खुलासा हुआ कि इसी तेल से घातक जहर तैयार कर रहे थे और ऐसा करने के लिए बाकायदा एक मेडिकल एक्सपर्ट आतंकी था। डॉक्टर मोयुद्दीन सैयद ने चीन से मेडिकल की डिग्री हासिल की है। 2007 से 2012 के बीच इसने चीन से MBBS किया। अपनी डॉक्टरी काबिलियत से ही वो केमिकल अटैक प्लान कर रहा था। दावा है आतंकियों ने केमिकल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ATS के मुताबिक देश के बड़े शहरों और बड़ी हस्तियां टारगेट पर थीं। दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे शहरों में हमले की साजिश थी। दावा है लखनऊ का RSS दफ्तर भी आतंकियों के निशाने पर था। मोयुद्दीन और उसके साथी आतंकी के कहने पर काम कर रहे थे। इस्लामिक स्टेट खुरासान का अबू खदीजा इनका मास्टरमाइंड है जो अफगान में बैठकर पाक के रास्ते ड्रोन से हथियार सप्लाई कर रहा था। यह टेलीग्राम ऐप के जरिए सीक्रेट बातचीत करते थे। मोयुद्दीन ने ATS की पूछताछ में यह सब कबूल कर लिया है कि ऐसा जहर बना रहा था वो। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ATS का क्या कहना है इस पर। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। इस पर्टिकुलर विजिट में इसको ये वेपन की डिलीवरी होनी थी। इन वेपन की डिलीवरी के बारे में जब पूछा गया तो ये कलोल के आसपास से इसको एक लोकेशन पे ये डेड ड्रॉप की तरह ये वेपन मिला था। अब देखिए जरा, चारों तरफ आप सुन रहे हैं आतंकियों की धरपकड़ हो रही है और ये डॉक्टर आतंकी खतरनाक मंसूबे पाले हुए थे। देखिए देश के अलग अलग शहरों में तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। नोएडा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बल पुलिस गश्त कर रही है। हर चीज की चेकिंग हो रही है। जो भी संदिग्ध है
यह यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जितने चेक पॉइंट हैं, हर जगह गाड़ियों को रोककर चेकिंग की जा रही है। लोगों को हिदायत भी दी जा रही है अनाउंसमेंट के जरिए कि संदिग्ध चीजों को हाथ ना लगाएं। कोई भी वस्तु रखी हुई है आप उसको मत छूइए, खतरनाक हो सकता है, आपका जान भी जा सकती है। इसलिए आपसे निवेदन है आप कोई भी वस्तु न उठाएं और न कोई छुएं। सरकार आपको बताएं, सभी यात्री ध्यान दें, लावारिस बस व्यक्ति अगर कुछ सामान वस्तु अगर रखी है आप उसको मत छुए। तो न सिर्फ गलियां, सड़क, चौक चौराहे, बल्कि ट्रेन आतंकियों का टारगेट रही है पहले, इसलिए ट्रेन में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचकर और चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है। यहां लाल किले की पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी। ये आप इंदौर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इंदौर में कार पार्किंग में ही पुलिस पहुंची है और कार पार्किंग में जांच हो रही है। देखिए किन किन राज्यों में हाई अलर्ट है इस वक्त। यह देश का नक्शा आप देख रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, इन 11 राज्यों में हाई अलर्ट लागू किया गया है। सेंसिटिव इलाके हैं, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। बॉर्डर्स पर बड़ी निगरानी की जा रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व डीजीपी। अभियान चलाया गया है चेकिंग, और जितने हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट है उन सभी स्थानों पे चेकिंग की जा रही है। मॉल, भीड़ भाड़ वाले स्थान, संवेदनशील स्थल और इन सभी स्थानों पे चेकिंग अभियान चलाया गया है। रैंडमली वाहनों को चेक किया जा रहा है। हमारी जितनी भी एजेंसीज जो हैं, चाहे वो एक्टिव पुलिस के मेंबर्स हों, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हों, या फॉर दैट मैटर आप जैसे दूर दराज इलाकों में आर्मी है और हमारी CAPF है, तो सब लोग जो हैं एक कलेक्टिव एफर्ट, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से वी आर वर्किंग के हम जो टेरर के ट्रेसेस यहाँ पे बचे हुए हैं उनको हम ख़त्म करें और पीसफुल एटमॉस्फेयर को रिस्टोर करें। CAPF का बल सब जगह तैनात है। उसके अलावा पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग करने के लिए हमारे सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं, थानाध्यक्ष से लेकर के और सभी लगे हुए हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बहुत बड़ी खबर है जिसका पूरे देश को इंतजार था कि एग्जिट पोल आएंगे तो किसकी सरकार बनेगी। बिहार में एग्जिट पोल में फिर NDA की सरकार बन रही है। तो संभव है कि NDA को यह एग्जिट पोल अच्छा लगे और विरोधियों को यह एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो अच्छे ना लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान में थे, तस्वीर आप देख रहे हैं। PM मोदी भूटान पहुंचे, वहीं से पाकिस्तान को भी संदेश दिया था। भाइयों और बहनों, थोड़ा इंतजार कीजिए और रहिए तैयार। संकेत मिल रहे हैं बिहार में अब की बार फिर से नीतीश कुमार। NDTV के महा एग्जिट पोल में NDA को मिल रही है पूर्ण बहुमत। 10 से ज्यादा एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं मोदी और नीतीश की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। नंबर इशारा कर रहे हैं कि वोटर ने डबल इंजन की सरकार के वादों और इरादों पर भरोसा किया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भरोसा करें तो जनता ने कर दिया है खेल। तेजस्वी और राहुल की जोड़ी को कर दिया है फेल। बंपर हुई वोटिंग, लेकिन महागठबंधन को रहना होगा इन वेटिंग। सत्ता में बदलाव के नहीं है संकेत। और अब आपको बताऊं एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। अब के लिए महा एग्जिट पोल आया है। देखिए जरा एग्जिट पोल, पहला एग्जिट पोल मैट्रिक्स का एग्जिट पोल है जो NDA को 147 से 167 सीटें दे रहा है, यानी 160 पार। जो दावा बीजेपी के बड़े नेता भी कर रहे थे इस बार 160 पार जाएंगे, मैट्रिक्स कह रहा है 167 हाईएस्ट सीटें हो सकती है बीजेपी की। महागठबंधन 70 से 90 सीटों पर रुक रहा है इस एग्जिट पोल में। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी को 0 से 2 सीटें और अन्य को 2 से 8 सीटें मिल रही हैं इस एग्जिट पोल में। अगला एग्जिट पोल पीपल्स पल्स एग्जिट पोल जो NDA को 133 से 159 सीटें दे रहा है, यानी यहां भी 160 तक पहुंच रही है NDA। महागठबंधन को दे रहा है 75 से 101 सीटें और प्रशांत किशोर को 0 से 5, अन्य को 2 से 8।
तीसरा एग्जिट पोल देखिए जरा, भास्कर रिपोर्टर्स पोल, जिसमें एनडीए को यहां भी 145 से 160, यानी यहां भी एनडीए 160 टच कर रहा है। महागठबंधन को 73 से 91 सीटें दे रहा है भास्कर। जन स्वराज को अंडा 0 शून्य है जेएसपी, और अन्य को 5 से 10 सीटें दे रहा है। अगला एग्जिट पोल देखिए, पीपल्स इनसाइट, एनडीए को सीटें दे रहा है 133 से 148 सीटें, महागठबंधन को 87 से 102 सीटें, जेएसपी को 0 से 2 और 3 से 5 अन्य को, यानी हर एग्जिट पोल जितने आए हैं ये एनडीए की सरकार बना रहे हैं। चाणक्य का एग्जिट पोल देखिए जरा, चाणक्य का एग्जिट पोल एनडीए को 130 से 138 सीटें दे रहा है, यहां भी एनडीए की सरकार चाणक्य बना रहा है। महागठबंधन को 100 से 108 सीटें, जेएसपी को यह भी 0 दे रहा है, और 3 से 5 अन्य के खाते में, इसमें ओवैसी की भी कुछ सीटें हो सकती हैं। एनडीटीवी पोल्स ऑफ पोल जो है, यानी जितने पोल हैं इन सबको मिलाकर जो हमने एवरेज पोल किया है, वो क्या कहता है, एनडीए की सरकार बना रहा है, 148 सीटें दे रहा है, यानी 160 से 12 कम। महागठबंधन को 91 सीटें दे रहा है। जानकार मानते हैं कि आरजेडी को कम नुकसान हुआ हो, कांग्रेस की हालत पतली रही हो। यहां जन स्वराज को 2 सीटें दे रहा है पोल्स ऑफ पोल, और अन्य को 5 सीटें दे रहा है। यानी एग्जिट पोल एवरेज औसतन भी देखेंगे तो वो एनडीए की सरकार बना रहा है। एग्जिट पोल आने के बाद सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। जो एग्जिट पोल आज दिखाए हैं एनडीटीवी ने, उसके अंदर सबका एक ही रिजल्ट है कि एनडीए सबसे आगे है, और उसमें कई आंकड़े ऐसे जिसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं, परंतु ये का एग्जिट पोल नहीं है। तो जब आएंगे उसको बात करेंगे, इससे ये स्पष्ट हो जाता है। 3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं कि वहां पर लोगों ने वोट नीतीश कुमार को दिया। अगर ये आंकड़े सच निकलते हैं, बीजेपी का उतना प्रभाव नहीं हुआ, कि मुझे लगता है इसके अंदर नीतीश कुमार की सीटें अगर बढ़ी हैं तो नीतीश कुमार की वजह से ही बढ़ी हैं, उन्हीं के फेवर में वोट गया कि उनकी 43 सीटें थी, अब बढ़ रही हैं। दूसरा ये कि वहां की महिलाओं ने जम करके नीतीश कुमार को सपोर्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार परिवर्तन, क्योंकि महिलाएं चिंतित हैं। महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य की चिंता की हुई हैं, तो जिस तरह से वो अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, और 20 वर्ष में कोई भी यहाँ पे नौकरी का सुविधा नहीं, कोई भी फैक्ट्री नहीं लगी है। पोलिंग परसेंटेज, जब वोटिंग परसेंटेज हाई होता है तो परिवर्तन दर्शाता है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में जो सूचनाएं मिल रही है, उससे स्पष्ट है कि अभूतपूर्व जनादेश के साथ बिहार में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। बिहार के लोगों ने राजद कांग्रेस के हवाई वादों की जगह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मजबूत इरादों वाले नेतृत्व को एक बार फिर अपना आशीर्वाद दिया। मौजूदा सरकार गई, नई सरकार का गठन होगा, जिसके मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। ये सब तो तथ्य है, इसको कोई अब इस बयान को कोई अलग नहीं कर सकता। महागठबंधन की सीटें भी बढ़ेंगी और सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए उससे बहुत ज्यादा अधिक आएंगी। रिकॉर्ड मत से जीतेंगे, और उनको लगता है कि हम चंपारण में कुछ सीट हार गए थे पिछले बार, इस बार सभी सीट पर एनडीए विजयी होगी। इस लोक में तो सरकार नहीं बनेगी, कहीं नेपाल में बन जाए, चीन में बन जाए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो राज्य है उसमें तो नहीं बनने वाला। अब देखिए जरा, मैंने आपको बताया जो एग्जिट पोल में पोल्स ऑफ पोल है वो 148 सीटें दे रहे हैं एनडीए को, यानी औसत भी अगर आप निकालेंगे तब भी सरकार बन रही है 148। सरकार बनाने के लिए चाहिए कितने, 122। एनडीए को 122 टोटल, अगर आप देखिए बहुमत 122 पर है, 243 विधायक हैं। एनडीए को 2020 में बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, जेडीयू को 43, एलजेपी को 1 और हमको 4। इस बार जेडीयू की सीटें बहुत बढ़ रही हैं। आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 19 और लेफ्ट को 16 सीटें मिली थी। महागठबंधन 110 पर रुक गया था, इस बार 110 भी नहीं पहुंच पा रहा है महागठबंधन एग्जिट पोल में। एमआईएम को 5 और वीआईपी को 4 सीटें मिली थी। अब देखिए जरा, बेशक एग्जिट पोल सामने आ गया हो, लेकिन सियासतदान 14 नवंबर तक अभी उम्मीद पूरी लगाकर बैठेंगे, उनका हक भी है। देखिए क्या कह रहे हैं इसके बाद। नतीजे से एग्जिट पोल से ज्यादा बेहतर होंगे, सम्राट चौधरी कह रहे हैं। जो एग्जिट पोल है इससे भी ज्यादा बेहतर नतीजे होंगे। एनडीए का वोट शेयर 50% होने का अनुमान है। हमारे गठबंधन पर 180 से ज्यादा सीटें आएंगी। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं। 14 नवंबर को महागठबंधन की बंपर जीत होगी। जनता ने एनडीए सरकार के खिलाफ वोट किया है। राजीव रंजन कह रहे हैं नीतीश कुमार एनडीए के ट्रम्प कार्ड के तौर पर उभरे हैं।
जनता ने आंख मूंद कर नीतीश पर भरोसा किया और नतीजों के बाद विपक्ष का कोई अता पता नहीं होगा। सुप्रिया श्रीनेत कह रही कांग्रेस प्रवक्ता हम एग्जिट पोल पर नहीं नतीजों पर बात करेंगे। बिहार के लोगों के मताधिकार के साथ खिलवाड़ किया गया है और भरोसा है कि बिहार की जनता सबक जरूर सिखाएगी। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कहते हैं। रिकॉर्ड रिजल्ट भी आना है और बिहार की जनता ने, मैंने बार बार कहा कि थंपिंग मेजोरिटी से एनडीए को जिताने का काम। सीमांचल से और कोसी से सरकार बनती है और मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बदलाव के लिए बनेगा और नए बिहार के लिए बनेगा। एनडीए की सरकार बनाने के लिए यहाँ की मतदाता ने ठान लिया है और पूरे बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पूरे बिहार के मतदाता इस बात का मन बना लिया। चारों तरफ से एनडीए एनडीए एनडीए, सिर्फ एनडीए ही दिख रहा है। द्वितीय चरण के मतदान का रुझान आ रहा है, उसके आधार पे जो अपेक्षा थी उससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा एनडीए के पक्ष में परिणाम आने वाला है। पहली बार लोगों ने खुल करके मीडिया के सामने बोला कि हम विकास को वोट दे रहे हैं। मतदाताओं का रुझान माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में एनडीए की सरकार बनाने का है। अब देखिए जरा ये दावे क्यों किए जा रहे हैं। आज दूसरे चरण का मतदान था, बंपर वोटिंग हुई है बिहार में। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। वीवीआईपी कैंडिडेट जो पहुंचे, जीतन राम मांझी को देख रहे हैं आप। पप्पू यादव वोट करने के लिए पहुंचे। प्रशांत किशोर ने वोट डाला है। शहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, पूर्व मंत्री को आप देख रहे हैं वोट डालने पहुंचे पत्नी के साथ। अब देखिए जरा बिहार में बंपर वोटिंग हुई है और लोकतंत्र पे भरोसे के लिए यह तस्वीर एक नजीर है जिसमें 100 साल की बुजुर्ग महिला वोट देने पहुंची। और देखिए जरा फिर से पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में और ज्यादा वोटिंग हो गई। क्या कहता है ग्राफ, एक एक जिला में आपको बताऊंगा। किशनगंज में 2020 में हुई थी लगभग 63-64% वोटिंग और 25 में किशनगंज में हुई है 76.26% ज्यादा, यानी 13% ज्यादा वोटिंग किशनगंज में हुई। कटिहार देखिए, कटिहार में 2020 में हुई थी 67% वोटिंग, अभी हुई है 75.23% वोटिंग, 8% ज्यादा। पूर्णिया में 62.3% वोट पड़े थे 2020 में, इस बार पूर्णिया में 73.79, लगभग 74% वोटिंग हुई, 11% ज्यादा। सुपौल में 65% वोट पड़े थे, इस बार सुपौल में 70.69% वोट पड़े, 5% ज्यादा। पूर्वी चंपारण में 62% से ज्यादा वोट पड़े थे, इस बार 69% से ज्यादा वोट पड़े हैं, 7% ज्यादा। अब देखिए बाकी के जिले, पश्चिमी चंपारण में 63% वोटिंग हुई थी, इस बार 69% से ज्यादा हुई। शिवहर में 58.58% वोटिंग हुई थी, इस बार 67% से ज्यादा वोटिंग है, 9% ज्यादा। बांका में 60% थी, इस बार 68, लगभग 69% वोटिंग हुई है। गया में देखिए लगभग 59-60% वोटिंग थी, इस बार 67.67% वोटिंग हुई है। अररिया में 62.3% वोटिंग हुई थी, इस बार 67.79, 5% ज्यादा है। भागलपुर में 57.5% वोटिंग हुई थी 20 में और 25 में 5 साल बाद 66% वोटिंग, 9% ज्यादा वोटिंग हुई है। तो ये जो बंपर वोटिंग है ये बता रही है कि क्या ये बंपर वोटिंग अगर एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल होते हैं, सही पोल, तो बंपर वोटिंग क्या नीतीश कुमार और एनडीए की वापसी के लिए ही हुई है। बहरहाल फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।